समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीतीश के बाद अगला सीएम कौन पर चर्चा। सुरेंद्र कुशवाहा बोले, फैसला एनडीए का, कांग्रेस जल्द ही विधायक दल नेता चुनेगी। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। बुलंदशहर में वेस्ट यूपी हाईकोर्ट बेंच की मांग, वकीलों की कलेक्ट्रेट घेराव, सड़कों पर उतरे अधिवक्ता। विश्व हिंदू परिषद ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया, माध्यमिक शिक्षक विभाग तक पैदल मार्च निकाला, शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 5 मांगे। अरवली साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत कार्रवाई की गई, साइबर फ्रॉड में बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद फिर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी है। लेकिन चर्चा इस बात की है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की जगह अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको बता दें कि इसको लेकर कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब हम कैसे बता सकते हैं कि एनडीए में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह तो एनडीए की बात है। वहीं कांग्रेस के अंदर विधायक दल नेता नहीं चुने जाने पर कहा कि हम लोग जल्द नेता चुन लेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग कांग्रेस के साथ हैं। ये तो एनडीए की बात है ना, कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये तो एनडीए के ही लोग बता पाएंगे कि मुख्यमंत्री आने वाले समय में कौन रहेगा। ये हम लोग कैसे बताएंगे कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अभी आप लोग के 6 विधायक हैं, लेकिन अभी तक विधायक दल के नेता नहीं चुना गया है। सब समय से सब हो जाएगा, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तो मान लीजिए कि बहुत समय है, हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, आप लोग के सामने आ जाएगा विधायक दल के नेता कौन होंगे कौन नहीं होंगे। बीजेपी वाले जदयू वाले कहते हैं वो 6 विधायक है, 6 विधायक हम लोग की तरफ आ रहे हैं जल्द। ये सब आप लोग को मालूम होगा कि कौन किसके यहाँ जा रहा है किसके यहाँ नहीं जा रहा है, हम लोग को तो कोई पता नहीं है, हम लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर हैं। बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निरीक्षण करते हुए दिखे। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। यह स्थल 65 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं होंगी। तैयारियों में 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था, 3 हेलीपैड और एक विशाल म्यूजियम शामिल है, तो जिसमें 5 गैलेरिया और लाइव विजुअल्स भी है। उद्घाटन के बाद कवि सम्मेलन भी होगा। महानगर स्थित 35वीं वाहिनी प्रांतीय सशस्त्र कांटेब्यूरी के स्थापना दिवस में भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने पीएसी जवानों द्वारा प्रस्तुत परेड की सलामी ली। स्थापना दिवस समारोह के दौरान पीएसी के अनुशासन, शौर्य और सेवा भावना का प्रभावशाली प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परेड निरीक्षण के साथ जवानों के जोश और समर्पण की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि पीएसी प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा की मजबूत रीढ़ है और आपदा कानून व्यवस्था एवं विशेष अभियानों में पीएसी की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पीएसी जवानों का साहस, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति निष्ठा प्रदेश की जनता को सुरक्षा का भरोसा देता है। साथ ही पीएसी के आधुनिकीकरण की प्रशिक्षण और सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि बल को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। वेस्ट यूपी हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने सड़कों पर उतरकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और वेस्ट यूपी हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग उठाई। इसी दौरान वकीलों ने बाजार भी बंद कराए, जिससे शहर की गतिविधियां प्रभावित रही। प्रदर्शन के दौरान पूरे बुलंदशहर में अधिवक्ता एकता के नारे गूंजते रहे। वकीलों ने कहा कि वेस्ट यूपी की जनता और न्यायिक व्यवस्था के हित में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना जरूरी है और जब तक मांगे पूरी नहीं होती उनका आंदोलन जारी रहेगा। पिछले लगभग 5 दशकों से हाई कोर्ट बेंच की मांग
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है, जिसके लिए आज का जो आह्वान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिले जो हमारी संघर्ष समिति में हैं, हमारे सबके चेयरमैन संघर्ष समिति के जो बार के अध्यक्ष होते हैं मेरठ के, वो होते हैं, उन्होंने आह्वान किया था कि 17 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा बंद रहेगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये बंद का आह्वान किया गया है। पूरे न्यायालय बंद हैं और बाजार में भी व्यापारियों के सभी संगठनों से अपील की थी, सबने हमें समर्थन दिया था। आज उसी परिप्रेक्ष्य में ये हम एक जनसभा जनमानस को साथ लेकर अधिवक्तागण सब पैदल मार्च कर रहे हैं। बात करें लखनऊ की, जहां विश्व हिंदू परिषद ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें हजरतगंज गांधी प्रतिमा से माध्यमिक शिक्षक विभाग तक पैदल मार्च निकाला गया। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 5 प्रमुख मांगे रखी हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में चेहरा ढककर बूरखे पर प्रतिबंध लगाने की मांग है, ताकि पहचान सुनिश्चित हो और नकल जैसी गतिविधियां रोकी जा सके। कैंपस में बढ़ते विवादों को कम करने और हॉस्टल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। बिना रजिस्ट्रेशन वाली कोचिंग संस्थाओं को बंद कराने और मानकों की जांच की मांग है। साथ ही बेसमेंट में चल रही कोचिंग या लाइब्रेरी को सुरक्षा कारणों से बंद कराने की मांग की गई है। स्कूलों में ड्रेस कोड लागू करने और इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई, साथ ही सभी स्कूलों में नियमित कक्षाएं सुनिश्चित करने की मांग की गई है। बात करें सरकार सहायकारिता विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी ने राष्ट्रीय समाचार से बातचीत करते हुए कहा कि विभाग में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हम बिहार के हर जिला में जा रहे हैं और लोगों की समस्या सुन भी रहे हैं, कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके लिए साथ ही साथ आगे कहा कि 14 जनवरी के बाद जो किसानों की समस्या है वो सुनी जाएगी। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी जी हैं। सहकारिता विभाग आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है, अमित शाह के बाद आपके पास विभाग बिहार में है। क्या कुछ नया इस बार सहकारिता विभाग में करने जा रहे हैं? नया तो करेंगे, अभी तो मुझे धान अधिप्राप्ति का हमारा चुनौती है और नया चीज़ भी करने जा रहे हैं। ठीक है, नए चीज़ करने जा रहे हैं कि दूध का जो है श्वेत क्रांति जिसको कहते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसके सहकारिता के माध्यम से हम लोग दूध का कारोबार करेंगे, मत्स्य का ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार करेंगे। कई ऐसे चीज़ है जो हम आपको आने वाला समय में बताएंगे। अभी हमारे लिए मुख्य रूप से धान अधिप्राप्ति का समस्या है, वो हमको पूरा करना है। धान अधिप्राप्ति में लगातार आप हर एक जिला भ्रमण कर रहे हैं, आज भी कई जिला जाने वाले हैं, तो वैशाली जा रहे हैं। क्या कुछ कमियाँ भी देख रहे हैं लोग? जो कमियाँ देख रहे हैं हम वो अपने अधिकारी को बता रहे हैं कि उसको ठीक कीजिए। ठीक है, ये तो हम अपने अधिकारी को बता रहे हैं, जो कमी है उसको ठीक कर रहे हैं और जहाँ अच्छा काम कर रहे हैं उसको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। अभी तक क्या फीडबैक मिला है? फीडबैक मिला है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार की धान की अधिप्राप्ति अधिक हुई है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ करीब 50 लाख किसान हैं यहाँ पर और हमको धान की अधिप्राप्ति जो टारगेट है उसी हिसाब से करना है। वन एवं पर्यावरण विभाग की भी आपके पास जिम्मेदारी है। पहले दोनों विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अभी जो विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं प्रेम कुमार जी, आप भी उसी जाति से आते हैं, तो ऐसे में वन एवं पर्यावरण विभाग में क्या कुछ इस बार जाति नहीं बोलिए, हम भी एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जात के कारण नहीं बने हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं इसलिए बने हैं और उस काम को हम कर रहे हैं। वो भी अच्छा काम किए थे, हम भी अच्छा काम करेंगे। वन एवं पर्यावरण विभाग में आप जो कह रहे हैं कि गया जहानाबाद से लेकर डोभी जो रास्ते है उसमें कई वृक्ष लगाए जाएंगे, वो हम लोग प्लान किए हैं कि वो वृक्ष जो है, जैसे NHI का तो सड़क है, तो NHI का यदि कोई जगह खाली बचा है तो हम लोग उनके पास चिट्ठी लिखें कि कोई जगह है तो हमको बताइए कि यहाँ से लेकर डोभी तक कितना जगह आपका खाली पड़ा है। तो वो यदि जगह नहीं होगा तो हम लोग स्थानीय किसान से बात करके, जिलाधिकारी से सपोर्ट लेकर के, जनप्रतिनिधियों से जो हमारे पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मदद लेकर के हम लोग यह प्रयास करेंगे कि पटना से डोभी तक फलदार वृक्ष दोनों तरफ रहे। 2-3 किलोमीटर आम का वृक्ष रहे, 2-3 किलोमीटर जामुन का रहे, 2-3 किलोमीटर आंवला का रहे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छा ग्रीन कॉरिडोर, और जब यात्री पटना से जब डोभी की तरफ बढ़े तो उनको हर फलों की खुशबू मिलते रहे। केंद्रीय नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एक बड़ा
फेरबदल किया गया है। यहाँ के जो नितिन नवीन है उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। आगे बंगाल के चुनाव है, विपक्ष कह रहा है कि बंगाल के चुनाव को देखते हुए इस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि वहाँ पे कायस्थ जाति की जनसंख्या लगभग 10% है। देखिए, हर आदमी चुनाव के, हम राजनीति करते हैं तो चुनाव के दृष्टिकोण से तो काम करेंगे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कोई एक सामान्य कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर जा सकता है, और किसी दल में संभव नहीं है। आप देख रहे हैं ना, लालू जी आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहीं जा नहीं रहे हैं, कोई पार्टी का काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हमारे पार्टी में वो व्यवस्था नहीं है। हमारे पार्टी में हर कार्यकर्ता को आज न कल अवसर मिलेगा, और हम भी देखिए आपके सामने करें, हमारा कौन बाप दादा में कोई राजनीति करने वाले थे क्या? कोई हम बड़े करोड़पति घर के बेटा थे क्या? हमको पार्टी ने कार्यकर्ता का सम्मान दिया है, और कार्यकर्ता के कारण मुझे इस मंत्री पद मिला है। एक आखिरी सवाल लेंगे। नीतीश कुमार का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा, पाकिस्तान से भी उनको धमकी मिली है कि हिजाब हटाने का जो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से हरकत की है वो उसका परिणाम मिलेगा। कोई काम धंधा नहीं है तो यही सब न काम करेंगे। उनको ना कुछ काम है, ना धंधा है, कुछ नहीं है, ऐसे ही करते रहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने भी सवाल उठाया। अरे ये सब को छोड़ दीजिए, ये सब कोई विकास को आज के कभी बात करते देखें तेजस्वी जी को? पूरे चुनाव में कभी कहे कि हम बिहार को इस ऐसा बनाएंगे, बिहार का हम शिक्षा व्यवस्था ऐसा करेंगे, बिहार में कभी बात किए हैं? ऐसा को कहे कि रोजगार नौकरी देंगे, सब बिहार के युवा बेवकूफ़ है, वो कहाँ से सबको नौकरी दे? इसलिए इन लोग को कोई काम धंधा नहीं है, इधर उधर ढेला फेंकने वाला काम ये लोग करते रहते हैं। इस सबसे कोई एनडीए सरकार पर के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। हम लोग पूरी मुस्तैदी से, जनता ने जो प्यार स्नेह दिया है उसके लिए हम लोग काम करते रहे। ये थे सहकारिता विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी जी साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि जो विभाग ने, जो सरकार ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने जो नीतीश कुमार के जिस तरीके से जो वीडियो जो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उसके बाद जो है पाकिस्तान से भी उनको धमकी मिली है। इसके साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती ने भी सवाल खड़ा किया है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास काम नहीं है, इन लोग हलूल जलूल जो बयान है वो देते रहते हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। बात करें अरवली की, जहां साइबर क्राइम पुलिस बड़ी कार्रवाई की, जहां म्यूल हंट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रॉड में बैंक खाते खुलवाए और फिर कार्रवाई पुलिस ने की है, ये सामने आई है। ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत कार्रवाई की गई, जहां बात करें कि पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है ये अरवली साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जो पुलिस ने कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत कार्रवाई की गई है। अकाउंट का इस्तेमाल किया गया था, बैंक अकाउंट का इस्तेमाल 9 लाख से ज़्यादा रुपए के साइबर फ्रॉड में किया गया। साइबर क्राइम पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को वांटेड घोषित किया और इसी के साथ बैंक अकाउंट का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए किया गया और कमीशन या पैसे के लालच में किया गया था। पुलिस ने पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की है। आज ऑपरेशन म्यूल हंट प्रोग्राम के अंतर्गत अरवली जिले में जो म्यूल अकाउंट होल्डर है और जो म्यूल अकाउंट यूज़ करते हैं उसके विरुद्ध साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक गुना रजिस्टर किया गया है। टोटल साइबर फ्रॉड की अमाउंट है टोटल 10 लाख जितनी साइबर फ्रॉड की अमाउंट है। और हमने अभी तक टोटल 4 आरोपी की धरपकड़ की है। उसके नाम है सचिन भाई धीरज भाई बामणा, जयदीप भाई महेश भाई वाघेला, खिलव महेश भाई राठौड़ एंड विशाल रणजीत भाई रावल। और जो म्यूल अकाउंट है उसका मतलब होता है कि हमारा जो बैंक अकाउंट है और वो हम जो दूसरों जो साइबर फ्रॉड जो करते हैं उसको हम अपना बैंक अकाउंट जो यूज़ करने देते हैं और जो बैंक अकाउंट होल्डर है उसको उसके बदले में थोड़ा सा कमीशन मिलता है। इसके अंतर्गत हमने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अरवली में एक IT एक्ट और BBNS की विविध कलमों के अनुसार गुना दाखिल किया। बात करें मिर्जापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां थाना महिडान और राजगढ़ की संयुक्त पुलिस टीम ने गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गौ तस्कर को पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। मौके से 13 गौवंश और अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सोमेन वर्मा के निर्देश पर जनपद में गौ तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है,
जहां इसी क्रम में महिडान और राजगढ़ थाना पुलिस को मुखबिर के सूचना मिली। 2 गौ तस्कर भावा सुमेरी जंगल के रास्ते गौवंशों को पैदल हाँकते हुए वध के लिए बिहार ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही संयुक्त पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी की। खुद को गिरता हुआ देख गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गौ तस्कर के बाएं पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। जहां जनपद मिर्जापुर के रूप में हुई है घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। बात करें महिलाओं को जिंदा जलाकर निर्ममता से हत्या की सामने आई, जहां घटना ये संदिग्ध परिस्थितियों झाड़ियों में महिला का जला हुआ शव मिला। घुटने के नीचे बायां पैर जलने से बच गया। पहचान छुपाने के चलते महिला के शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से जलाया गया। ग्रामीण ने हत्या कर शव को जलाने की आशंका जताई है। यह घटना सामने आई है जहां महिला का शव मिला है। जली हुई हालत में ये शव मिला। पहचान छुपाने के चलते महिला के शरीर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह से जलाया गया। शव को जलाने की आशंका ग्रामीणों की तरफ से जताई जा रही है। बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां फतेहपुर जिले में मशरूम फार्म में भीषण आग लग गई। खेत में बने 3 मशरूम फार्म जल उठे हैं। इस इलाके में हड़कंप मच गया। मामला सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र का, जहां आग लगने का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। आग से किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है। जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बात करें बुलंदशहर की, जहां सड़क पर कार आग का गोला बनी हुई है। बोनट में धुआं उठने के बाद अचानक कार में आग लग गई। हादसे के वक्त कार में ड्राइवर समेत 4 बच्चे सवार थे। पत्नी से विवाद के बाद बच्चों को लेकर ककोर से शिकारपुर सुभाष बाबू जा रहा था। उसी वक्त फैंटम सवार 2 पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को सकुशल बाहर निकाला। सड़क पर कार में आग की घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। शाहजहांपुर जिले के पुवाया थाना क्षेत्र स्थित गंगासर गांव में सेल एग्री कमोडिटी फैक्ट्री पर प्रवर्तन निर्देशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने 12 से अधिक गाड़ियों के साथ छापेमारी की, जिनमें सभी वाहन हरियाणा नंबर के बताए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री परिसर को पूरी तरह सील कर दिया गया है और किसी को भी अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। बाहर से अंदर जाने की कोशिश करने वालों को सुरक्षा बलों ने रोक दिया। साथ ही सेल एग्री कमोडिटी कृषि उत्पादक और कमोडिटी व्यापार से जुड़ी बताई जा रही है। लेकिन ईडी की इस कार्रवाई से मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय अनियमितता या कर चोरी की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार यह छापेमारी किसी बड़े आर्थिक घोटाले की जांच का हिस्सा हो सकती है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मुजफ्फरपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित रामवृक्ष बैनीपुरी गांव का सरकारी स्कूल विकास की बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। स्कूल में कोई पक्की इमारत नहीं है, सिर्फ 2 झोपड़ी नुमा फूस के कमरे हैं, जिनमें सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ दीवारें पतली है और ठंडी हवा सीधे कक्षों में आती है, जिससे छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए पढ़ाई मुश्किल हो रही है। स्कूल में कुल 5 शिक्षक हैं, लेकिन सभी एक साथ कक्षा नहीं ले पा रहे हैं। कक्षाएं बारी बारी से आयोजित होती है और परीक्षाएं 2 शिफ्टों में ली जाती है, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानाचार्य के अनुसार प्रशासन को कई शिकायतें और आवेदन पहले ही भेजे जा चुके हैं, जिसमें इस स्कूल के भौतिक ढांचे और उचित कक्षाओं की मांग की गई थी। यह स्कूल उसी गांव में है जहां महान साहित्यकार रामवृक्ष बैनीपुरी का जन्म हुआ था। स्थानीय अभिभावकों और शिक्षकों का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं और बेहतर इमारत के बने बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जबकि शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस विकास नहीं हुआ है। एटा में जिला प्रशासन की तत्परता से एक बाल विवाह को समय रहते ही रोक दिया गया। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देशन में जिला प्रोबेशन कार्यालय, चाइल्ड हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर और पुलिस की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना अलीगंज क्षेत्र के ग्राम कलीरंज में चल रही शादी को रुकवा दिया है। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और सत्यापन के दौरान विवाह पक्ष में एक नाबालिग पाए जाने पर तत्कालिक विवाह स्थगित करा दिया गया। इसी दौरान परिजनों को बाल विवाह प्रतिबंधित
अनियमित तहत सख्त चेतावनी दी गई और दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर भविष्य में ऐसी गलत न दोहराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध होने के साथ साथ बच्चों के भविष्य के लिए भी घातक है। वहीं प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि ऐसी किसी घटना की सूचना तुरंत प्रशासन को दे। समय है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।